डाउट्स बताइए क्या आपके। क्वेश्चन नंबर 24 टू 39। बोलिए। 29 31। 26 35 37 39 27 31 38 36। और भी है कुछ? कोई और भी डाउट है किसी का? ट्वेंटी एट। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 26 30th। A body is projected with velocity u such that its horizontal range and maximum vertical height are same. The maximum height is। अभी बताओ, एक पार्टिकल को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल्स, ऐसा आएगा। ये इसका रेंज हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से आपने पढ़ा है कि r बाय एच जो होता है वो कितना होता है, 4 बाई tan थीटा होता है। यही पढ़ा था ना शायद यार। r बाय एच की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, r बाई tan, सॉरी r बाय एच इज 4 बाई tan थीटा, है ना। जब ये 4 बाई tan थीटा होता है तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। ये और ये क्या है, सेम है, गिवन है r इक्वल्स टू एच। हेंस जब r इक्वल्स टू एच हो जाएगा, इसका मतलब यहां से फ्रॉम 1 ये दोनों सेम हो जाएगा तो 1 इक्वल्स टू 4 बाई tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, यही फाइंड करना है। ये कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखो tan थीटा 4 हो गया है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, 4 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 होगा तो ये रूट 60 17 हो जाएगा, है ना। अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा फाइंड करेंगे तो साइन थीटा आएगा 4 बाय रूट 17, 4 बाय रूट 17 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, सही लिखा ना मैंने, हाँ। तो ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 4 बाय रूट 17 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2g। तो आंसर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g, ये हो जाएगा 16 बाय 17। 2 से 8 टाइम्स में जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 इज यू स्क्वायर बाय 17, एक जी भी है तो जी आ जाएगा। तो 8। सर हाँ बोलिए। सर अगर हमको सपोज वो आर बाय एच रिलेशन याद नहीं तो वी कैन डायरेक्टली पुट दी इक्वेट द फार्मूला, फार्मूला पुट करो ना। हाँ एंड देन वी कैन फाइंड tan एंड डू द सेम। यस, ओके सर। आर की वैल्यू पता है, आर का फार्मूला पता है, एच का फार्मूला पता है, दोनों को रिलेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 27। A stone is projected from ground with a velocity 14 meter per second. 1 second later, it clears a wall 2 meter high. The angle of projection। यहाँ से क्या है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कितने स्पीड से, 14 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया।
ये ऐसा जा रहा है ना, ये ऐसा जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि इट क्लियर्स अ वॉल 2 मीटर हाई, 2 मीटर हाई जो वॉल है उसको ये क्लियर करता है। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। अब 2 मीटर वॉल को क्लियर करता है तो 2 मीटर वॉल मैक्सिमम हाइट हो सकता है क्या? 1 सेकेंड लेटर बोला है तब तो मैक्सिमम हाइट छोड़ो ना उससे। 1 सेकेंड लेटर तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे सपोज ये 2 मीटर का वॉल है और ये t=0 से यहाँ स्टार्ट किया है और t=1 पे यहाँ पे आ गया। तो आपसे पूछा गया है कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जब ये यहाँ पे तो y कंपोनेंट अपने को गिवन है, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट गिवन है 2 मीटर। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, तो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, एस वाई की वैल्यू कितनी है 2 है, यू वाई को यू वाई रखते हैं अभी, बाद में अपन पुट कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटू जी इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। तो यहाँ से यू वाई को भी यू ही रखते हैं, ये हो जाएगा 14 साइन थीटा हो जाएगा, बट अपन यू फाइंड कर लेते हैं, उसको 14 साइन थीटा लिख देंगे अपन। तो यहाँ से क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू यू वाई, और ये आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 10 और ये 1 हो जाएगा, तो ये 5 आ गया, ये इस साइड आएगा तो 7 आ गया, 7 इक्वल्स टू यू वाई। और यू वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी यू साइन थीटा, और यू कितना है तो 14 है, तो 14 साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7/14, 1/2, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। Sir, will we neglect that small distance required for the stone to cross the wall? क्वेश्चन में क्या बोला है ये बोलो पहले, क्वेश्चन Sir, में a क्या? stone is projected with velocity 14 meter per second and it clears a wall of 2 meters high after 1 second. हाँ, 1 सेकेंड में its vertical displacement is 2 मीटर, in 1 second its vertical displacement is 2 मीटर। सर लेकिन अगर वॉल ही 2 meters हाई है तो स्टोन हैज टू गो लाइक 2.1 और 2.2 सेंटीमीटर लाइक कहाँ से मीटर। ये, कैसे तुम ऐसा तुम्हारे इसमें आता है कि सर ये 2 मीटर है तो 2 मीटर आएगा, ये ऐसा है ना यार, यस सर। यहाँ से जा रहा है, ये ऐसा क्लियर किया है, ऐसा जस्ट ऐसा क्लियर किया है। हाँ तो वील नेग्लेक्ट दैट स्मॉल डिस्टेंस, नो वेरी स्मॉल जो उसको चाहिए ऊपर अरे जाना। भाई पॉइंट मास है ये, पॉइंट मास का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये पॉइंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे गया, सर यहाँ पे, अरे यहाँ पे गया तो ये यहाँ पे भी तो था ना यार, कैसे तुम ऐसा सोच लेते हो कि 2.1 2.2 हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये सब चीज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये ऐसा जा रहा है, मान लीजिए वॉल को यहाँ पे क्लियर किया तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ये वॉल यहाँ पे है, तो ये 2 मीटर हो गया ना यार। तुम बोलोगे नहीं सर ये 2 मीटर तो 2 पॉइंट कुछ हो गया, अरे डिस्प्लेसमेंट कितना, इस पॉइंट को तुम यहाँ पे रख दो ना, तो यहाँ पे तो कुछ तुमको दिखेगा, नो नो और सर। यहाँ पे भी उतना है तो डिस्टेंस तो 2 ही मीटर होगा कि 2.1 मीटर हो जाएगा। 2 meters सर। यहाँ पे क्लियरेंस का मीनिंग है ब्रेकिंग या फिर लाइक क्रॉसिंग? क्लियर करने का मतलब क्या है कि जस्ट इसको क्रॉस करके जा रहा है, क्लियर करने का मतलब तो यही होता है ना, यस सर, यस ओके सर। क्लियर करने का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई वॉल है तो इसके जस्ट ऊपर से इसको टच करते हुए, ऐसा समझ लो टच करते हुए जा रहा है, हो गया, इसी को बोलते हैं। ओके सर गॉट इट। ये 2.1 ये सब नहीं आना चाहिए, 2 मीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ जस्ट क्लियर कर दिया था 2 मीटर है, 2.1 मतलब ये 1 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि समझो ना डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो ये पार्टिकल यहाँ पे था ना, ग्राउंड पे था, तो यहाँ पे भी तो कुछ हाइट रही होगी इसकी, अगर तुम कंसिडर कर रहे हो तो उतना तो यहाँ पे भी रहा होगा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, उससे ज्यादा थोड़ी। पॉइंट मास है सर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 28, for a projectile the ratio of maximum height reached to the square of time of flight। maximum height कितना होता है यार, u square sin square theta by 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u sin theta by g।
तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 4u² sin स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। अब इसका रेशियो फाइंड करना है h/t², तो u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g अपॉन 4u² sin स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। तो u² sin स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये g² ऊपर जाएगा, ये 8g आ जाएगा, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, g/8 आ जाएगा, और g की वैल्यू 10 ले लिया और ये 8, तो 4 और 5, आंसर 5:4 हो जाएगा, आंसर 5:4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 28। h पता है, t पता है, t का स्क्वायर कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आपको 5/4 आंसर आ जाएगा, 5:4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29। 29 क्या था, two particles are projected with same velocity but at angles of projection 35 degree and 55 degree, then their horizontal range are in the ratio। एक को प्रोजेक्ट किया 35 डिग्री से, दूसरे को प्रोजेक्ट किया 55 डिग्री से with same speed, with same speed। चल, अब दोनों की स्पीड सेम है। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसका जो रेंज आएगा उस रेंज का रेशियो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अगर मैं इसको थीटा को मान लेता हूँ 35 डिग्री, तो ये 55 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 35 मान लेता हूँ, थीटा 35 डिग्री है, तो 55 क्या होगा, 90 माइनस 35, यही होगा ना यार, 55 डिग्री। मतलब एक पार्टिकल को थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा है या नहीं है। ये दोनों कैसा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दोनों को ऐड करने के बाद 90 आ जाए तो समझ लेना कैसा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर है, इसका मतलब रेंज क्या होगा, रेंज सेम हो जाएगा। रेंज सेम हो जाएगा मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। बताया ना यार कि अगर एंगल सेम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो रेंज की वैल्यू क्या होती है, सेम। रेंज की वैल्यू क्या होती है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30। A stone is projected horizontally with a velocity 9.8 meter per second from a tower of height 100 meter. Okay, stone is projected horizontally from a tower of height 100 meters. Velocity 1 second after projection is, कितने से प्रोजेक्ट किया, 100 मीटर से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, v की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड, इतने से प्रोजेक्ट किया। तो ये कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा, t=0 पे यहाँ पे था, तो किसी भी टाइम पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे है, वो यहाँ पे भी हो सकता है 1 सेकेंड, पता नहीं अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट अभी।
है ना। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v होगी, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये कंपोनेंट vx होगा, vx की वैल्यू इसके इक्वल होगी, यही x कंपोनेंट है इसका, इसको v डैश बोल दीजिए क्योंकि v ऑलरेडी दिया हुआ, इसको u मान लो, v मत मानो, है ना। तो ये u के इक्वल हो जाएगा और ये कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड रहेगा। ये आपका vy है, तो vy फाइंड करना पड़ेगा, vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, uy प्लस ayt। uy क्या है इसका, इसकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल अलोंग y डायरेक्शन, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, u sin थीटा है। वेरी गुड, 0 है कि u sin थीटा है यार, अभी क्या इसमें अब क्या बोलूं मैं, कितना आराम से बताता हूँ ये सब चीज। क्लास नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे ना, नहीं आएगा, कितना भी बता दूं ना नहीं आएगा फिर वैसे केसेस में। समझो चीजों को, कैसे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं यार, वाई डायरेक्शन में कैसे आ जाएगी इसकी वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, एक्स डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में कैसे आ सकती है वेलोसिटी, बताओ ये पहले। प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी आ जाएगी इस डायरेक्शन, पॉसिबल है। नहीं है तो पहले इसको लिख लिया करो ऐसे, यू एक्स इक्वल्स टू, यही यू एक्स है, एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो यही क्या बन जाएगा, यू एक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड। यू आई की वैल्यू क्या है, 0, ए एक्स क्या है 0, ए वाई की वैल्यू क्या है -0। ये पहले लिख लिया करो, कहीं पे नोट कर लो इसको, ऐसा हमेशा अगर ऐसा प्रोजेक्ट किया तो ऐसा आ जाएगा। अब आगे प्रोसीड करो, तो यहाँ पे वी एक्स है, वी एक्स हमेशा यू एक्स के इक्वल होता है, वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स, और यू एक्स की वैल्यू 9.8 है तो लिख दीजिए 9.8। वी वाई, यू वाई की वैल्यू 0 है, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो जब एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो वाई डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। कब आएगी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, जब पार्टिकल को या तो वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है या किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, या तो किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तभी आएगा, या वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तभी आएगा। एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने से वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं आएगी, क्या आएगी, 0 आएगी, -g × t, ये हो जाएगा -10 × t की वैल्यू क्या 1, कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी को क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 9.8, जी को 9.8 लो यार, क्योंकि वो 9.8 है तो ये भी 9.8 ले लीजिए, ये भी 9.8, तो वो हो जाएगा, ये एक्स पॉजिटिव एक्स में है तो 9.8 आई कैप, ये नेगेटिव में है तो इसलिए माइनस आया है, -9.8 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा मॉड, तो अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब दोनों सेम है, दोनों, ये भी 9.8 है, ये भी 9.8 है, स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे, 9.8 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1, -1 नहीं 1 है, स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा आपका 9.8 √2 मीटर पर सेकेंड, 9.8 √2 मीटर पर सेकेंड। एक बार क्लास नोट्स में देखना इस टाइप का क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है, एक बार चेक कर लेना ऐसा क्वेश्चन है आपके क्लास नोट्स में या नहीं। नेक्स्ट 29 हो गया, 38 हो गया, 31st। There are two values of time for which a projectile is at the same height. The sum of these two times is equal to sum of these two times. देखो क्या है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा जाएगा। अब मान लीजिए ये बोल रहा है कि दो टाइम पे सेम हाइट पे होगा ही, एक बार जब ये इस साइड जा रहा होगा, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, एक बार जब ये यहाँ पे होगा और एक बार जब ये यहाँ पे होगा, तो भी तो हाइट सेम ही रहेगी ना इसकी। जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और जब ये वापस आ रहा है तो भी यहाँ पे भी इसकी हाइट अगर मान लिया जाए ये h है तो ये भी h होगा। तो दो टाइम ऐसा है जहाँ पे इसकी हाइट क्या है, सेम है, जहाँ पे इसकी हाइट क्या है, सेम है ना। अब अगर इसकी हाइट सेम है तो अब पूछा है कि दोनों टाइम का समेशन क्या होगा,
तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम है T1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है T1, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम है T2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या मान लिया T1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या मान लिया T2। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या हो? T1. T1, यहाँ से यहाँ तक T1 है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम भी क्या होगा? T1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या हो? यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या हो गया, कितना आ रहा है? 2T1 कहाँ से आएगा? देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है? T2 है ना, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है? T1 है ना। ये टाइम को फिर से ऐड थोड़ी करेंगे, इसमें T2 में तो आ जाएगा ना T1, यहाँ से यहाँ तक जो किया तो उसमें तो T1 आ ही जाएगा, फिर से ऐड थोड़ी करेंगे। T2. तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? T1 प्लस T2। टोटल टाइम कितना आ जाएगा? T1 प्लस T2। अरे ये जो टाइम यहाँ से यहाँ तक का है उसमें ये टाइम नहीं आ रहा है, तो उसको फिर से ऐड करेंगे क्या? T1 प्लस T1 प्लस T2 टोटल टाइम होगा क्या? नहीं होगा ना। टोटल टाइम क्या होगा यहाँ से यहाँ तक? तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम T2 है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम T1 है, टोटल टाइम T1 प्लस T2 होगा। ऐसा नहीं कि T1 प्लस T1, अगर T1 प्लस 2T1 लिखा ना तो ये वाला टाइम लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या लिखोगे? यहाँ से यहाँ तक के टाइम को आप क्या लिखोगे? यहाँ से यहाँ तक T2 है, यहाँ से यहाँ तक T1 है, तो इसको लिखोगे T2 माइनस T1। अब ऐड कर दो T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T1, यही आएगा। क्या लिखते हैं? T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T1, कैंसिल आउट हो जाता तो क्या आ जाता? T1 प्लस T2 आ जाता, यही आता। तो ये टाइम ये टाइम ये टाइम, ऐसा नहीं कि ये भी ऐड कर दिया ये भी ऐड कर दिया और ये भी ऐड, तो टोटल टाइम। अच्छा यहाँ से यहाँ तक के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम को कुछ बोलते हैं अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यही अपना क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, टी आ जाएगा, है ना। T1 प्लस T2, मतलब T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या होगी? टी हो गया है। यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट है आपका 35, 36, 37, 38, 39, 35। A body projected horizontally with a velocity v from a height h has a range r। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया समझ लीजिए पहले। h हाइट से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, क्या ऑप्शन में नहीं? फोर्थ ऑप्शन में नहीं आंसर है टी। अरे इसमें फोर्थ ऑप्शन 31 का फोर्थ ऑप्शन देखो, टी दिया हुआ है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, यही फाइंड करना था ना T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या होगी, तो इसी की वैल्यू टी है ना, मेरा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। देखो यहाँ अब बॉडी क्या था? बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया मतलब एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, विद वेलोसिटी v, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, फ्रॉम अ हाइट h हैज अ रेंज r। यहां से प्रोजेक्ट किया तो इसका रेंज कितना आ रहा है? r आ रहा है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन। with what velocity a body is projected horizontally from height h by 2 to have the same range। तो पहले इसका कुछ रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, r का h का जो भी है, ये वाली वैल्यू v है, यही है ux, यही क्या है? ux, यही क्या है? ux। ठीक है, तो सबसे पहले r h का कुछ रिलेशन देख लेते हैं कि क्या होगा h r का रिलेशन। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए, जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है? √2h/g हो जाता है, √2h/g हो जाता है। तो रेंज कितना आ जाता है? रेंज हो जाता है ux इंटू टी। ux की वैल्यू v है और टाइम आपका √2h/g, ये आ गया रेंज। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये आ गया, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब
नेक्स्ट केस में क्या बोला गया है, इसी क्वेश्चन के का जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला गया आपको, विद व्हाट वेलोसिटी अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, विद व्हाट वेलोसिटी अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट h/2, कितनी हाइट से प्रोजेक्ट किया, h/2 से। तो मैं यहाँ पे इसकी स्पीड मान लेता हूँ v, u मान लेता हूँ, इसकी स्पीड क्या है, u है, मुझे ये फाइंड करना है, अज्यूम कर लिया है। A body is projected horizontally from height h/2 to have same range, रेंज की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो रेंज आ रहा है r डैश, उसकी वैल्यू भी r है, क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं। तो r डैश कैसे फाइंड करेंगे आप, तो r डैश हो जाएगा ux इंटू t, r डैश की वैल्यू r के इक्वल है, ux कितना है, u है, टाइम कितना हो जाएगा 2h/g, h की जगह पे h/2 आ जाएगा बाय g। आर क्या है, इक्वेशन 1 से आर की वैल्यू, क्योंकि दोनों रेंज सेम है तो आर की वैल्यू क्या थी, तो v इंटू √2h/g इक्वल्स टू u, ये हो जाएगा 2h/2g, 2h/2g। तो यहाँ से देखिए 2h/g, 2h/g, इस साइड भी है, इस साइड भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये √2 बच जाएगा, तो u/√2, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया, 2h/g, 2h/g कैंसिल आउट हो गया, √2 बच गया। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, √2b, फ्रॉम, ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है, तो फ्रॉम, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्लियर है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 36, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है किसी टावर से, ये ऐसा है, इसकी कुछ हाइट है, यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में। A body is thrown horizontally from the top of a tower. It reaches the ground after 4 seconds at an angle of 45 degree to the ground. यहाँ से आया और यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है, जब ये स्ट्राइक कर रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, v मान लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि कितने डिग्री एंगल पे आके स्ट्राइक कर रहा है, 4 सेकेंड, मतलब 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो 4 सेकेंड गिवन है। टाइम ऑफ फ्लाइट को आप क्या लिख सकते हैं, h हाइट है तो 2h पे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, तो जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2h/g, √2h/g, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड 2h/g इक्वल्स टू 16 हो जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी, 2 से 8 टाइम्स में जाएगा 8g आ जाएगा, 8g, h की वैल्यू आपको 8g ही रखो, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला गया। अब क्या बोला, 4 सेकेंड एट 45 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब आपको ये फाइंड करना है, u, आपको क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए ये v है, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जिसको अपन बोलेंगे vx, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जिसको बोलेंगे vy। तो vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, vx क्या हो जाएगा आपका, तो v cos 45, v/√2 हो जाएगा। अच्छा vx ही क्या है, u, अपने को u फाइंड करना है, vx की वैल्यू क्या है, u इक्वल्स टू v/√2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 एंड यही फाइंड करना है मुझे। तो u फाइंड करने के लिए मुझे v चाहिए, vy को आप क्या लिख सकते हैं, vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, uy प्लस ay इंटू टी, ay इंटू टी। तो vy क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो पहले ही माइनस लिख दो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस पहले लिख दो, ये हो जाएगा माइनस जी, टी की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड, तो vy का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 4g, क्या जाएगा 4g। तो ये फाइंड करने का मुझे लग नहीं रहा है कोई जरूरत था यहाँ पे। तो vy की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, vy क्या है आपका, v साइन, vy इज 4g, vy क्या है, v साइन 45 है ना, ये आ जाएगा 4g। तो v साइन 45 मतलब v/√2, और ये 4 इंटू 9.8, अच्छा v/√2 क्या है, u है, तो यही u है, u आ गया 4 इंटू 9.8, 39.2 मीटर
पर सेकेंड 39.2 ये फाइंड करने का जरूरत ही नहीं रहा, फिर मुझे लगा HP फाइंड कर लेते, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो जब ये स्ट्राइक कर रहा है तो V की वैल्यू Vx कितना V cos 45 इतना, तो U की वैल्यू Vx कितना होगा U होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट क्या यही UX है, U by रूट टू V by A हो जाएगा, V by की वैल्यू पुट कर दीजिए, you will get the value of U, you will get the value of क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, for a given initial speed a projectile has this same range r for two angle of projection, टू एंगल मतलब एक थीटा पे होता है, एक थीटा पे होगा सेम वेलोसिटी, तो एक कितने पे होगा 90 माइनस थीटा पे होगा, है ना, ये 90 माइनस थीटा पे होगा, तो यहाँ पे भी रेंज की वैल्यू आर होगी और यहाँ पे भी रेंज की वैल्यू आर होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, if t1 and t2 are the times of flight in two cases, then t1 into t2 is directly, अल्फा जो लिखा है वो अल्फा ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, यहाँ का टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, तो t1 फाइंड कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे क्या होता है, तो 2u sin थीटा बाय g हो जाएगा, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो 2u sin थीटा की जगह पे क्या आएगा 90 माइनस थीटा बाय g, है ना, तो यहाँ से t2 की वैल्यू क्या हो गई 2u cos थीटा बाय g। अच्छा रेंज क्या आएगा, ऑल्सो रेंज की वैल्यू दोनों केस में रेंज कितना आ जाएगा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये रेंज आ जाएगा, ये रेंज आ जाएगा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2u साइन थीटा 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाय g। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, ऑप्शन में यही दिया हुआ है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नाउ t1 into t2, ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाय g into 2u cos थीटा बाय g, तो t1 into t2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 4 आ जाएगी, बट 2 को अलग लिख देता हूं मैं, फिर 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाय g, और इस g को मैं इससे सही लिखा ना, 2 बाई जी को यहाँ पे लिख देता हूँ 2u sin थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी आ जाएगा, वही आएगा 4 मल्टीप्लाई करते क्या आता 4u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी स्क्वायर आता, वही लिखे, तो ये वाली जो वैल्यू है 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी, 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी, इसी को बोलते हैं r, इसकी वैल्यू r, तो यहाँ से t1 into t2 इक्वल्स टू क्या आ गया 2 बाई जी इंटू r, तो 2 कांस्टेंट है g भी कांस्टेंट है, इसका मतलब t1 into t2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया r, t1 into t2 क्या आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ गया, आंसर बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आई बात समझ में, कुछ किसी को कोई डाउट है इसमें, एनी डाउट, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, 38 37 था ना, 38 38 में क्या बोला, अ पार्टिकल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया थीटा पे, ये ऐसे है, what is change in velocity when it is at the highest point, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जब ये हाईएस्ट, इसका एक कंपोनेंट इस साइड है u cos थीटा और एक कंपोनेंट इस साइड है u sin थीटा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इसकी वेलोसिटी u cos थीटा होगी, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी सिर्फ वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि दिस माइनस दिस कर दिया, वेक्टर क्वांटिटी है तो पहले वेक्टर के टर्म्स में लिखिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v इनिशियल u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, फाइनल वेलोसिटी है v फाइनल कितनी है u cos थीटा i कैप, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा
चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। बेसिकली ये क्या है, ये डेल्टा v है। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल क्या है, u cos थीटा i कैप। ये कितना है, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। तो यहाँ से डेल्टा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाएगा u cos थीटा i कैप माइनस u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप। ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगी आपको माइनस u sin थीटा j कैप, माइनस u sin थीटा j कैप। डेल्टा v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस u sin थीटा j कैप, माइनस u sin थीटा j कैप। ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ऑप्शन में कहीं पे ऐसा i कैप j कैप के टर्म्स में है क्या, नहीं है। ऑप्शन में क्या है, u cos थीटा u sin थीटा u cos थीटा माइनस u, मतलब वेक्टर के टर्म्स में नहीं है। मतलब आंसर किसके टर्म्स में दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड में मॉड लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मॉड माइनस u sin थीटा, और जे कैप का मॉड 1 होता है, ये यूनिट वेक्टर, इसका मॉड 1 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, u sin थीटा हो जाएगी। इसका मॉड क्या हो जाता है 1, इसका मॉड कितना होगा u sin थीटा, तो आंसर u sin थीटा आ जाएगा 39। A ball is projected from the top of a tower with velocity 3i cap plus 4j cap plus 5k cap। मतलब ये एक्स वाई किसी प्लेन में नहीं इसको प्रोजेक्ट किया है, एक स्पेस में प्रोजेक्ट किया है। Where I cap, J cap, K cap are unit vector along east, north, and vertically upwards respectively. The height of the tower is 30 meter. Its time of flight. समझो इसको समझना इम्पोर्टेंट, वरना फिर क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो ऐसा समझ लीजिए, ईस्ट नॉर्थ, पहले ये यहाँ पे मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ। ये सब जो रहेगा ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल तो ऐसा, वर्टिकल तो ऐसा हो। ये सब क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल। नॉर्थ इस साइड रहेगा, यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे तुम क्या बोलोगे, ऐसा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। वर्टिकल कैसा, वर्टिकल तो ऐसा रहेगा। पेपर में अभी पहले वर्टिकल ऐसा ड्रॉ करते थे क्योंकि 2D पेपर था, तो वर्टिकल ऐसा ड्रॉ करना पड़ता था, है ना। अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखो, ये मान लेते हैं ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ होगा, और ये ऊपर वाला जो लाइन दिख रहा है देखो, ये आपका ईस्ट हो गया, ये जो है ये वाला ये नॉर्थ हो गया, और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये ऐसा, ये आपका वर्टिकल हो गया, या ऐसा रख दो तो ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये वर्टिकल हो गया, ये वाला। पहले अपन इसी वर्टिकल को इस लाइन में देखते थे क्योंकि दो ही डायरेक्शन होता था यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, कितने हाइट से, कुछ हाइट से प्रोजेक्ट किया है। तो टावर होगा तो ऐसा होगा, यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, तो आप देखते हैं कि इसकी स्पीड किस डायरेक्शन में क्या है, इसको प्रोजेक्ट किया है। तो इसको जब प्रोजेक्ट किया है तो इसकी स्पीड जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आई डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड 3 है, इस 3 मीटर पर सेकंड। वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है, तो 4, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी स्पीड है इसकी, अपवर्ड डायरेक्शन में 5, अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी स्पीड है 5 मीटर। कुछ आई बात समझ में। अब मुझे बताओ, जब आके यहाँ पे ये स्ट्राइक करेगा कहीं पे, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट कहीं ऐसा आएगा, इस साइड आएगा, तो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा। ये इस साइड आके स्ट्राइक नहीं करेगा, इस साइड नहीं करेगा, कहीं यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा। तो जब यहाँ से प्रोजेक्टाइल होके यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, तो ये बताइए कि किस डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए। वाई मतलब यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, हाइट जो होता था, जो वर्टिकल होता था, वाई किस डायरेक्शन में होता था, वर्टिकल डायरेक्शन में होता था। यहाँ पे तो एक्स वाई है नहीं, अरे वाई किस डायरेक्शन में लेते थे पहले, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन ना, क्योंकि जी जिस डायरेक्शन में होता था उसी डायरेक्शन में।
तो वर्टिकल डायरेक्शन ये है इसका। तो अभी आपको इस डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करना पड़ेगा। ये z है, ये क्या है, z है। तो यहाँ पे z वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन या इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल की स्पीड मान लेता हूँ uz, ये कितनी है, इनिशियल स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। इसमें किसी को कोई डाउट है, प्लस होगा, प्लस दिया हुआ है प्लस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, मान लीजिए ये हाइट, टावर की हाइट 30 है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया होगा तो ऐसा गया होगा, ऊपर कुछ गया होगा और वापस यहीं पे आया होगा, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वाई जेड डायरेक्शन -30 होगा। 30 मीटर की हाइट है तो -30 मीटर होगा ना, या नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे ऐसा देखते, यहाँ से प्रोजेक्ट करते पार्टिकल को ऐसा, तो ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो भी डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना यार इसका। इसी को देख रहे हैं, वर्टिकल में देख रहे हैं, इसी को किस में देख रहे हैं, वर्टिकल में। तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, -30 मीटर हो जाएगा। अच्छा, इस डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो ए जेड की वैल्यू अभी कितनी होगी, माइनस होगी या नहीं होगी। इस डायरेक्शन में जी नहीं लगेगा, इस डायरेक्शन में जी नहीं लगेगा, जी तो इस डायरेक्शन में लगेगा, जेड डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन है ये। तो आप क्या लिखोगे, एस जेड इक्वल्स टू यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर। एस जेड की वैल्यू कितनी, -30, यू जेड कितना है 5, पॉजिटिव इसलिए टी लिखा, ये कितना हो जाएगा, -12 जी टी स्क्वायर। कितना आ गया, -30 इक्वल्स टू 5t, ये हो जाएगा -5t स्क्वायर, 10 ले लो तो -5t स्क्वायर। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5 × 6, ये 5 कॉमन ले लिया, t - t स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो -6 इक्वल्स टू t - t स्क्वायर आ गया, -6 इक्वल्स टू t - t स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एक बार वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो -6 इक्वल्स टू t - t स्क्वायर, तो t स्क्वायर -t - 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर दो, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -3t प्लस 2t -6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो t कॉमन ले लीजिए, तो t -3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू टी -3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t -3 इंटू टी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हेंस t की वैल्यू 3 सेकेंड हो जाएगी एंड और -2 सेकेंड हो जाएगी, तो टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, तो आंसर 3 सेकेंड, आंसर 3 सेकेंड। Sir, you have taken uz because you have to take vertical velocity, right? हाँ यस, वर्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल देखना है। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना कि जो z डायरेक्शन है उसको आपको क्या लेना है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, Okay, sir. है ना। और टावर की जो हाइट होगी वो भी किस डायरेक्शन में होगी, तो z डायरेक्शन में होगी, क्योंकि टावर किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो उसकी हाइट भी किस डायरेक्शन में होगी, तो z डायरेक्शन में होगी। तो जब उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो फाइनली ग्राउंड पे आएगा, ग्राउंड पे आएगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 30 होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए उसको माइनस लिखेंगे, -30। क्लियर है, आई बात समझ में कुछ। Yes, sir. तो यहाँ तक आपका होमवर्क था। और बताइए कोई डाउट्स है, बुकलेट के डाउट्स या पेपर जो हुआ था आपका TWT उसके कोई डाउट्स है। एनी डाउट्स, एक बुकलेट जो TWT का पेपर हुआ था उसमें कोई डाउट्स है, 34, इसी का 34 डाउट्स है। The angle of projection to have maximum height and range in the ratio 1:4, क्या दिया हुआ है, r/h की वैल्यू क्या दी, मैक्सिमम हाइट दी हुई है ना पहले, h/r का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1/4 h/r, ये गिवन है। आपको कुछ बताया था, आपको कुछ बताया था कि r/h जो होता है वो होता है 1/tan थीटा, 1 क्या होता है, tan थीटा, ये 2/tan थीटा, 1 नहीं 2/tan थीटा, कुछ ऐसा होता है।
the angle of projection to have maximum height and range in the ratio 1:4. तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/tan थीटा, सॉरी 2 नहीं 4/tan थीटा, करेक्ट 4/tan थीटा, यस यस। तो यहाँ से h/r है, तो r/h कितना होगा यहाँ से यार, r/h कितना होगा, r/h की वैल्यू 4 हो जाएगी ना, ये इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, तो r/h 4 हो जाएगा, 4/tan थीटा कहाँ से आया, फ्रॉम 1। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। tan थीटा कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 हो जाएगा। tan थीटा 1 हो गया है, मतलब थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, थीटा कितना आ जाएगा 45। 32 भी लिख लो। 32 क्या बोला है, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा to the horizontal, then its velocity is always perpendicular to its acceleration। प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसा जाएगा, तो वेलोसिटी कभी ऐसी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा होगा, वेलोसिटी ऐसी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा होगा, वेलोसिटी ऐसी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा होगा, वेलोसिटी ऐसी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा होगा। एक ही जगह है जहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, हर जगह पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, नहीं है ना, सिर्फ यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया, इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक ही जगह पे परपेंडिकुलर होगा, हर जगह पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो एट मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट पे आता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अरे वी वाई जीरो होगा ना, वी एक्स जीरो थोड़ी होगा, वी एक्स की वैल्यू तो यू एक्स के इक्वल होगी, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ही, वाई डायरेक्शन में जीरो होगी ना, एक्स डायरेक्शन में जीरो थोड़ी है, तो ये जीरो नहीं होगी, नेट वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं होगी। अगर वेलोसिटी जीरो होती तो आगे कैसे जाता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ये भी रॉन्ग हो गया। its velocity makes zero angle with horizontal at its maximum height, जब ये मैक्सिमम हाइट पे हो जाए आएगा पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा, ये करेक्ट, ये क्या है करेक्ट। अब बोला है the body just before hitting the ground the direction of velocity is perpendicular, जब ये यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी ऐसी रहेगी और एक्सेलरेशन ऐसा रहेगा, तो ये एंगल 90 थोड़ी है, तो डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। कुछ आई बात समझ में, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ये भी है, और लाइन तो हॉरिजॉन्टल है ही, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये वेलोसिटी कितनी है, कितना एंगल बनाएगी, तो 0 डिग्री, पैरेलल होना यार 0, तो इसका TWT का कोई डाउट है, TWT TWT नहीं है, किसी को कोई डाउट्स नहीं है, एक बार ग्रुप पे शेयर करो पेपर, तुम्हारे पास है पेपर है तो ग्रुप पे शेयर कीजिए एक बार। 2 5 6 7 14 16, 2 5 6 7 14 15, एक बार ग्रुप पे किसी के पास है तो शेयर करो यार पेपर, TWT के पेपर्स। So should we send you screenshot because PDF is not there? हाँ नहीं तो स्क्रीनशॉट तो सेंड तो करो कम से कम, मेरे पास नहीं।
20 सेकेंड। डाउट ग्रुप पे स्क्रीनशॉट जो है ना शेयर कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट जो भी डाउट्स आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट दीजिए तो फिर समझेगा। क्या बोला गया? द मोमेंटम p of a particle changes as dp by dt। क्वेश्चन नंबर 2 है, p की वैल्यू दी हुई है, p जो चेंज हो रहा है वो dp by dt दिया हुआ है। कैसे? 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन पर सेकेंड इंटू टी। मतलब ये ऐसा है 10 प्लस 2t है, ये यूनिट है, ये यूनिट है 2t है। If the momentum at t equals to 0, if the momentum at t equals to 0 is 0, then its value at t equals to 10 सेकेंड। मतलब t फाइंड करना है, मोमेंटम मतलब t फाइंड करना है। तो आप ऐसा आ गया तो t वाले टर्म को एक साथ लेकर जाइए, कितना जाएगा 10 प्लस 2t dt, है ना। इंटीग्रेट कर देते, t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। t इक्वल्स टू 0 पे गिवन है मोमेंटम 0 है, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे इसकी वैल्यू p मान लेते हैं, p फाइंड करते। तो इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या हो जाता है? p हो जाता है 0 टू p। 10 dt की ऐसा हो जाएगा ना, 10 dt 0 टू 10 प्लस 2t dt 0 टू 10, ये हो जाएगा p माइनस 0, ये हो जाएगा 10 t 0 टू 10, ये हो जाएगा 2 t स्क्वायर बाई 2 0 टू 10। तो p इक्वल्स टू 10 इंटू 10 माइनस 0 प्लस 2 से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 प्लस 100। तो p कितना आ जाएगा आपका? 200। ये क्या होता है? mv मतलब kg मीटर पर सेकेंड। आंसर ये आ जाएगा, सर ये आ जाएगा, है ना। p फाइंड करना था तो समझ में आना चाहिए कि ये जो dt है, ये जो dt है, dt को इस साइड लेकर जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे तभी आंसर, इंटीग्रेट करेंगे तभी आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। सो आपने 0 0 लिखा है क्योंकि इट्स रिटर्न मोमेंटम में क्वेश्चन में जीरो। गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है ना t इक्वल्स टू 0 पे मोमेंटम की वैल्यू 0 है, तो ये लिमिट्स लगाते हैं ना यार। यस सर, ओके। तो 0 पे 0 है तो 10 पे कितना होगा, तो अज्यूम कर लिया कि यही फाइंड करना, फिर आगे सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, आगे आगे तो इजी है। यस सर, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। I इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा ये कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाय 2 है क्या वो? शायद पाई बाय। आपको बताया है, ऐसा क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा आपको बताया, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस होता है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। 1/2 तो बाहर कर दीजिए, अब यहाँ से आगे ये हो जाएगा पाई बाई 2, 1 इंटू डी थीटा आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये हाफ हो गया है, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2, और ये कितना आ जाएगा? साइन 2 थीटा अपॉन 2, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ थीटा हो जाएगा ये इतना, कहाँ से? 0 से पाई बाई 2। तो ये हाफ हो गया, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 0, और ये हो गया हाफ। पुट कर दो वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो ये कितना जाएगा? हाफ। ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा हाफ साइन पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये आ जाएगा आंसर पाई बाई 4। आंसर कितना जाएगा? पाई बाई 4। आपको बताया है कि ये साइन स्क्वायर जो है, अगर कॉस स्क्वायर भी होता, साइन स्क्वायर है, साइन क्यूब है, कॉस क्यूब है, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होता है, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। तो साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। आगे सॉल्व कर सकते हैं, अब तो इजी बन जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2 को बाहर कर दिया, हाफ बाहर हो गया, यहाँ पे इसको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करने के बाद ऐसा आ जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ थीटा 2 है, 2 पुट कर दिया, जो लिमिट्स है लिमिट्स लगा दो, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी।
नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये तो डायरेक्ट बताया है आपको, क्वेश्चन नंबर 6, dx by ax plus b 0 to 1। आपको बताया कि ऐसा इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन जो दिख रहा है ये वाला, तो आप इसको डायरेक्ट, जहां पे समझ में नहीं है, क्या बताए, जहां पे अगर आपको समझ में नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको कुछ अज्यूम कर लेना, तो डायरेक्ट दिख जाएगा। बट आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या है, लीनियर फंक्शन, ये क्या है, लीनियर, लीनियर फंक्शन। आपको बताया कुछ ऐसा लीनियर फंक्शन दिखे ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो लीनियर में लॉन आ जाता है, लीनियर में क्या आ जाता है, लॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। बट अगर यहाँ लिमिट्स दिया हुआ है तो सी नहीं आएगा, तो ये लीनियर फंक्शन है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स 0 to 1, 1 बाय ए लॉन, पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू, तो ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा लॉन 0 पुट कर दीजिए तो बी हो जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा 1 बाय ए लॉन ए माइनस लॉन बी, तो लॉन ए बाय बी हो जाएगा, ए प्लस बी बाय बी, तो ये आप लिख सकते हैं 1 बाय ए लॉन, ये हो जाएगा ए बाय बी बाय बी 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका 1 बाय ए लॉन 1 प्लस ए बाय बी। डायरेक्ट बताया नहीं, ए एक्स प्लस बी नहीं समझ में आया तो कुछ पुट कर दो, इसको अज्यूम कर लो, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, अज्यूम कर लीजिए इसको, बताया है आपको, जहां पे लगे कि अरे कुछ नहीं आ रहा है वहां पे कुछ अज्यूम कर ले। अगर मैं ऐसे सॉल्व करता पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा ए डी एक्स बाई डी एक्स इज 1, ये हो जाएगा 0 डी टी बाई डी एक्स, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt by a, dx इक्वल्स टू dt by a, हेंस i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या था dx by ax प्लस b, तो इसको आप क्या लिखोगे, dx को लिखोगे dt by a, dt by a, और ax प्लस b को क्या लिखोगे t, तो 1 by a तो बाहर कर दीजिए, ये बाहर हो गया, ये जाएगा 1 by t dt, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 by a ln t, है ना, जो भी लिमिट्स है लिमिट्स आ जाएगा 1 बाय लॉन टी की वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स प्लस बी, लिमिट्स पुट कर दीजिए 0 to 1, हो गया, आगे तो सॉल्व हो गया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट बताया है तो बस यही कि स्टेप्स उसमें कम हो जाएंगे, जो डायरेक्ट बताया है उसमें स्टेप्स कम हो जाएंगे। Sir, 1 second, can you please go to the previous page? Sir, how are you getting ln a plus b minus ln b? Directly x 1 minus 0 हो जाएगा ना? एक्स को एक बार पहले 1 पुट कर दीजिए, ठीक है, Yes sir. एक्स को 1 पुट करेंगे, जब एक्स को 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, लॉन एक्स प्लस बी आएगी, Yes sir. फिर माइनस लगाना पड़ता है, Yes yes. माइनस लगाया फिर 0 पुट किया, तो 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, लॉन बी बन जाएगा। सर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते लॉन a? डायरेक्टली ये x, ये बताओ x सेपरेट है नो सर. इस फंक्शन के साथ, है ना, यस. तो उस फंक्शन के साथ लिखिए, अच्छा ठीक ओके है, सर. हाँ, ऐसा नहीं कि 1 माइनस 0 कर दिया तो लॉन a प्लस बी आ जाएगा आंसर, वो नहीं करना है, फंक्शन के साथ, तो फंक्शन के साथ ही लिखिए। ओके सर. क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, द रेडियस ऑफ अ कोन, कोन बना लेते हैं यार, ये इसका रेडियस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई, तो रेडियस ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ dr by dt गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। इफ द अपेक्स एंगल डज नॉट चेंज, ये वाला एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ये थीटा कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स हाइट dh by dt फाइंड करना है आपको, dh by dt कभी फाइंड करना है,
जब r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और h की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तभी फाइंड करना। अब देखो मुझे कि ये गिवन है, ये फाइंड करना है, h फाइंड करना है। तो क्या बताया था आपको कि जो गिवन है जो फाइंड करना है उसके बीच का क्या फाइंड करना होता है, रिलेशन। तो उसके बीच का रिलेशन यहाँ से आएगा थीटा से, tan थीटा से। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/h। tan theta is this on this adjacent upon sorry opposite upon adjacent। तो यहाँ से आपको h क्या आ जाएगा, h हो जाएगा tan थीटा को इस साइड लाइए। tan थीटा क्या है, कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से dh/dt क्या हो जाएगा, dh/dt 1/tan थीटा इस साइड आएगा और ये हो जाएगा dr/dt। तो 1/tan थीटा लिख दो और dr/dt की वैल्यू कितनी है, 2 लिख दिया। अब मुझे tan थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये जो कोण है कभी फाइंड करना था, जब r की वैल्यू 5 है और h की वैल्यू 8 है। ये 8 हो गई और ये 5 हो गया, ये 5 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर। तो इस केस में tan थीटा क्या बन जाएगा, 5/8 बन जाएगा, 5/this अपॉन दिस बन जाएगा, है ना। हेंस dh/dt क्या हो गया, 1/tan थीटा इंटू 2 है। तो tan थीटा को आप क्या लिखेंगे, 5/8 इंटू 2। तो 8 ऊपर आ जाएगा, आंसर 16/5 हो जाएगा, मतलब 3.2 हो जाएगा सेंटीमीटर। गिवन क्या था, गिवन था dr/dt। फाइंड क्या करना था, dh/dt। तो पहले इसका और इसका रिलेशन कहाँ से आएगा, थीटा से। थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा r/h, थीटा कांस्टेंट है इस साइड लाए, डिफरेंशिएट कर दिया dh/dt 1/tan थीटा कांस्टेंट है बाहर लिख दिया dr/dt। dr/dt की वैल्यू पुट कर दिया। अब जब r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और h की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, वहां पे थीटा फाइंड कर लिया tan थीटा, क्योंकि हमेशा tan थीटा वही होगा। तो tan थीटा यहाँ से आ गया 5/8, इसमें 5/8 वैल्यू पुट कर दिया तो dh/dt की वैल्यू आ गई 3.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, y³ प्लस y। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, dy/dx। तो देखो इसमें dy/dx फाइंड करना थोड़ा टफ है, dy/dx क्योंकि ये y है, x बन गया y का फंक्शन। तो मैं dy/dx नहीं फाइंड करूंगा, मैं ये फाइंड करूंगा dx/dy। फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो dy/dx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो y का फंक्शन है। y पहले क्या होता था, y f x का फंक्शन होता था तो फाइंड करते थे dy/dx। बट यहाँ पे x किसका फंक्शन है, x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ पे dx/dy फाइंड करेंगे। फिर उसको रिवर्स कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो dx/dy ये हो जाएगा d/dy y³ प्लस y। तो यहाँ से dx/dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y³ का डिफरेंशिएशन कितना, 3y²। dy/dy क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको रिवर्स कर दो, इसको इस साइड लाओ, इसको इस साइड लाओ। तो 1/3y² प्लस 1 इक्वल्स टू dy/dx। यही आंसर होगा, dy/dx इज 1/3y² प्लस 1, 1/3y² प्लस, तो आंसर आपका यही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोला है, y इक्वल्स टू 6x प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 6। आपको इंटीग्रेशन करना है i इक्वल्स टू y dx। पुट कर दो y की वैल्यू 6x प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 6 dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो जो बताया हायर ऑर्डर फंक्शन है उसको कुछ अज्यूम कर लो, इसको कुछ अज्यूम कर लो, आंसर आ जाएगा। बट आपको डायरेक्ट भी बताया कुछ फॉर्मूला, देखो ये इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, जो हायर ऑर्डर है उसको डिफरेंशिएट करो एक बार। कितना आएगा, 6x प्लस 4 आएगा इसका डिफरेंशिएशन। ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6x प्लस 4 आएगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो ऊपर में है ये यही डिफरेंशिएशन है, ये f' है और ये fx है, है ना। तो इसका डायरेक्ट आंसर बताया कुछ, ln fx प्लस c।
आंसर क्या जाएगा, ln 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 डायरेक्ट। Sir, can you या please explain the second step again? बताया, ये तो डायरेक्टली बताया कि अगर ऐसा है तो ये हो जाता है, डिराइव करके बताया था, फिर ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, फिर ये फॉर्मूला लिखा था। अब ये भी बताया था कि अगर नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला क्लिक नहीं हो रहा है, तो कुछ अज्यूम कर लीजिए। किसको अज्यूम करना होता है, जो हायर ऑर्डर फंक्शन होता है, तो पुट कर दीजिए, अल्टरनेटिवली पुट कर दीजिए कुछ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू टी, पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 4 dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, 6 का 0 हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो dx को आप क्या बोलेंगे, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt बाय 6x प्लस 4, dt बाय 6x प्लस 4। अब यहाँ से इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, i इक्वल्स टू, पहले लिख देता हूँ मैं, 6x प्लस 4 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू डी एक्स है, तो 6x प्लस 4 लिख दिया, इसको t मान लिया है, और dx की वैल्यू क्या आ रही है, dt बाय 6x प्लस 4 आ रही है, dt बाय, यहाँ से dt बाय 6x प्लस 4, ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, क्या बन गया 1 बाई टी डी टी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका आंसर, लॉन टी प्लस टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 हो गया, प्लस यही आंसर हो गया। तो यही है कि इसमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया तो डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको बताया कि जहाँ पे टफ दिखे, जहाँ पे आपको टफ दिखे, ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए कि हाँ रिसॉल्व ही नहीं होगा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है स्टैंडर्ड में, तो जहां पे आपको हायर ऑर्डर फंक्शन दिखे, हायर ऑर्डर, ये नहीं ये वाला, हायर ऑर्डर फंक्शन दिखे, आपको उसको कुछ अज्यूम कर लेना है। 6x प्लस 4 को अज्यूम करने से कुछ नहीं मिलेगा, ये हायर ऑर्डर है, इसको अज्यूम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 16 देख लीजिए। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स W इक्वल्स टू, डिफाइन कर दिया है, आपको पहले से पता है F डॉट डी आर होता है, F डॉट डी आर। इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि इसको ऐड करके वो इंटीग्रेट कर रहा है, जो भी है उससे कोई अपने को ये है। K by r square is acting, find the work done by a particle in a body displaced from r equals to r naught to infinity। F की वैल्यू क्या दी हुई है, K by r square, और ये हो जाएगा dr, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन बाय के, और ये कहां से कहां तक जा रहा है, तो r नॉट से इन्फिनिटी जा रहा है, पुट कर दिया r नॉट से इन्फिनिटी, K कांस्टेंट है बाहर लिख दो, ये हो जाएगा r नॉट, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, r ऊपर जाएगा तो -2dr हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा K, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कहां से कहां तक, r नॉट टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो माइनस के लिख देता हूँ इसको मैं, ये -1 हो गया इसीलिए माइनस के, ये हो जाएगा r⁻⁻1 मतलब 1/r, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया r नॉट, ये हो गया इन्फिनिटी, और ये हो गया r नॉट, है ना। तो ये वाली वाली माइनस के पुट कर दीजिए, 1/∞ माइनस 1/r नॉट, 1/∞ क्या होगा, 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, माइनस 1/r नॉट, मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, k/r नॉट, k/r नॉट। सर 1/∞ तो टेंडिंग टू 0 होता है, नॉट एग्जैक्टली 0। तो 0 लेना है, तुम वही पे स्टक कर जा रहे हो कि सर पॉइंट ये हो जाता, पॉइंट वो हो जाता, अरे 1/r के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या हो, कहीं पे ऐसा लिखा हो, कहीं पे ऐसा लिखा हो 10⁻11 -1, तुम बोलोगे कि सर इसको मैं ऐसे लिख ही नहीं पाऊंगा, 10⁻11 लिखूंगा ही नहीं, सर 1 तो है, स्टक नहीं करना इन सब चीज में, ओके पता है कि ये इसके कंपैरिजन में वेरी स्मॉल है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देना है, ओके ओके अंडरस्टूड। वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं, है ना। तो डायरेक्ट अपना 0 एग्जैक्टली 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, टेंडिंग टू 0 होगा, बट है वेरी ना, स्मॉल। बट इसके कंपैरिजन में ये 0 होगा, तो इसीलिए आप इसको 0 लिखिए, ठीक है। ओके सर। और भी किसी का कोई डाउट है,
एक बार जो आपका पेपर आया है उसको फिर से टाइम आज दीजिए और फिर से जितना 20 या 25 क्वेश्चन है ग्रुप पे ही होगा यार। TWT, लास्ट TWT क्या वेक्टर वाला, वेक्टर का TWT डिस्कस, कुछ डाउट्स था क्या तुम्हें? पता नहीं मुझे, डाउट नंबर बोलो, कौन सा लेक्चर था वो बोलो मुझे एग्जैक्टली, वो तो अब पता नहीं है कौन सा डाउट लेक्चर था, आप वो बोलिए तो फिर मिल सकता है आपको, वरना तो टफ हो जाएगा। एक बार डाउट लेक्चर बोलिए कि डाउट लेक्चर नंबर कौन था, कभी लिया, या एटलीस्ट डेट बता दो मुझे तो फिर मिल जाएगा, कम से कम डेट बताइए। एक बार जो ये TWT हुआ है कैलकुलस का, फिर से आज किसी टाइम पे जो कितने क्वेश्चन थे 20 या 25 होंगे, है ना, 22 था तो 25 क्वेश्चन रहा होगा या 30 क्वेश्चन जो भी है, उस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, फिर से 1 to 25 या 1 to 30 जितना भी 1 to 25 भी होना चाहिए, 1 to 25 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, फिर से सॉल्व कीजिए फ्रेश। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो वहीं पे छोड़ दिया, नहीं, उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो, देखो कहाँ पे तुम मिस्टेक कर रहे हो, क्यों क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक बार जो क्लास नोट्स है उसको रिवाइज करो, देखो सर ने कैसे बताया है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे तो आएगा। जैसे कैलकुलस जो तुम्हारा काइनेमेटिक्स का डाउट था, तो मुझे लग रहा है कि लास्ट क्वेश्चन जो 39 वो ठीक है, वो डाउट वाला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आया था वो डाउट है, बट जो तुमने 13-14 क्वेश्चन पूछा है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट या उस टाइप का क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में मिल जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन या उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लास नोट्स में मिल जाएगा। अगर आपने सही से रिवाइज किया, उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व किया जो आपके क्लास नोट्स में जो मैं पढ़ाता हूँ, जाके तुमने मतलब लेक्चर के बाद फिर से तुमने उसको फिर से खुद से सॉल्व किया, ऐसा नहीं कि उसको रीड कर लिया, रीड करने से नहीं आएगा, कभी भी रीड मत करो क्वेश्चन को, सिर्फ रीड करके सॉल्यूशन को कभी रीड मत करो, खुद से सॉल्व करो उसको। एक बार तुमने सॉल्व कर लिया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो तुमसे बुकलेट जो है सॉल्व होना वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो। एक बार रिवाइज कीजिए और रीड कम कीजिए, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, प्रैक्टिस करने से होगा, ऐसा नहीं कि अभी कुछ सॉल्यूशन ये सब बता दिया है, अभी इसका PDF मिलेगा तो बैठ के रीड कर रहे ना, क्यों रीड करना, खुद से सॉल्व करो ना, नहीं आ रहा है एक बार देख लो फिर सॉल्व करो, पेन और पेपर का यूज करो, पेन और पेपर का यूज, ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर।